बंगले की घमंडी बहुरानी। आज सुमित्रा बहुत खुश थी, और वो होती भी क्यों नहीं। आखिर उसका बेटा उसके लिए बहू जो ला रहा था। अपनी माँ को इतना खुश देखकर सुमित्रा की पड़ोसन सुमित्रा से कहती है, बहन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तेरा बेटा लव मैरिज करके इस घर में बड़े घर की बहू ला रहा है, और बड़े घर की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सारी घमंडी होती हैं। अरे बहन, तो क्या हुआ अगर वो बड़े घर से आ रही है तो? अरे आखिर हमारा घर छोटा थोड़ी ना है। हमारा घर घर नहीं बल्कि बंगला है, बंगला। और वो इतने बड़े बंगले की इकलौती बहू रानी होगी। और मैं जानती हूँ मेरी बहू दिखने में जितनी सुंदर है उतना ही अच्छा उसका स्वभाव भी होगा। हाँ आंटी जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मेरी भाभी भाभी के रूप में नहीं बल्कि माँ के रूप में आ रही है। भैया भले ही लव मैरिज कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी भाभी बहुत अच्छी होगी। अगर ऐसी बात है नंदिनी तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तुझे और तेरी माँ को ऐसी बहू मिले जो इस बंगले को बंगला नहीं बल्कि घर बना कर रखे। क्योंकि भले ही बंगले ऊंचे और शानदार दिखते हैं, लेकिन कई बार उन बंगलों में खुशियाँ नहीं होती। इस तरह वो सब आपस में बात कर रहे थे कि तभी बाहर ढोल और नगाड़ों की आवाज आती है, और उस आवाज को सुनकर सुमित्रा खुश होकर तुरंत किचन में जाती है और वहाँ से आरती की थाली लिए दरवाजे पर पहुँच जाती है। और वो अपनी बहू नेहा और बेटे रवि की आरती उतारकर अपनी बहू से कहती है, बहू अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश कर। माफ करना माँ जी, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने अपना घूंघट हटाया, और अगर मैं इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराऊंगी तो अन्न को लात लगेगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं अनाज को लात मारूं और अन्न का अपमान करूं। नेहा के मुंह से ये बात सुनकर मानो सुमित्रा खुशी से फूले नहीं समाती, और वो अपनी बहू से कहती है, लेकिन बहू ये तो रिवाज है और इस रिवाज को करना ही पड़ेगा। इतने अच्छे संस्कार देख सुमित्रा की पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है। और देख लिया बहन, बड़े घर की बेटी के संस्कार। अरे अगर मैं खुद की पसंद की लड़की लाती ना तो वो भी इस तरह अनाज का अपमान सहन नहीं करती, लेकिन इसके संस्कार देखो, ये ना तो अनाज को लांग कर घर में आई और ना ही किसी से बदतमीजी करी। इसे कहते हैं संस्कार। हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अभी भी इतना ही कहूंगी कि थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, सारी रस्में खत्म हो चुकी है तो मैं अपने घर चलती हूँ। इतना बोलकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है तो वहीं सुमित्रा के चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसे लग रहा था कि उसकी बहू सर्वगुण संपन्न है, पर क्या उसकी बहू सच में सर्वगुण संपन्न थी? ये तो आगे पता चलने वाला था। अगली सुबह जब सभी लोग सोकर उठते हैं तो सुमित्रा देखती है कि अब तक नेहा सोकर नहीं उठी। तभी सुमित्रा नेहा के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, बहू रानी, सुबह के 8 बज गए हैं। 9 बजे रवि को ऑफिस जाना होता है। जल्दी से उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। सुमित्रा के बार बार जगाने पर भी नेहा नहीं उठती, और ये देख सुमित्रा को थोड़ी हैरानी होती है। हे भगवान, मेरी बहू कोई नींद की गोली खाकर सोई है या फिर शादी के अगले ही दिन स्वर्ग सिधार गई। जो भी है, एक बार इसे हिलाकर देखती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा अब जैसे ही नेहा को हिलाकर उठाने लगती है, तभी नेहा गुस्से में उठकर अपनी सास पर भड़कते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अरे ये कौन सा तरीका है जगाने का? बहू, सुबह के 8 बज गए। आज तेरी पहली रसोई है और तू इस तरह अब तक सो रही है। अरे अच्छे संस्कार और घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती। और वैसे तू अपनी सास से किस तरह से बात कर रही है? माँ जी, मैं अपने घर में ना सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठती थी, और आप है कि यहाँ मुझे 8 बजे उठा रही है। अरे अगर आपको अपने बेटे की इतनी परवाह है ना तो एक काम करो, या तो खुद सुबह का ब्रेकफास्ट बना लो या फिर किसी नौकर को रख लो, क्योंकि मैं इस घर में इस तरह काम नहीं कर सकती। अरे मैं बड़े घर की इकलौती बहू रानी जो हूँ, और वैसे भी आपका बेटा अपने लिए पत्नी और इस घर के लिए बहू लाया है, ना कि नौकरानी। अगर आपको नौकरानी वाला काम करवाना है तो चुपचाप इस घर में मेड लगवा दीजिए। सुमित्रा के आगे जो पिछली रात उसकी बहू थी वो कुछ और थी, लेकिन आज सुबह उसकी बहू का रूप बदला हुआ था। ये देखकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वो कुछ ना बोलते हुए किचन में जाती है और चुपचाप सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तभी वहाँ नंदिनी आती है और अपनी माँ को इस तरह खाना बनाते देख वो उससे सवाल करती है, माँ ये क्या? आज तो भाभी की पहली रसोई थी ना, फिर वो यहाँ ना होकर उनकी जगह आप क्यों खाना बना रही हो? नंदिनी की बात सुनकर सुमित्रा का गला भर आता है और वो अपनी आवाज को संभालते हुए नंदिनी से कहती है,
बेटा नंदिनी, तेरी भाभी बहुत थकी हुई है, इसलिए उसकी आंखें नहीं खुली। जगाने गई थी मैं उसे, लेकिन फिर भी बेचारी उठ नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का खाना मैं बना लूं, फिर कभी उससे पहली रसोई करवा लेंगे। नंदिनी अपनी माँ की बात सुनकर चौंक जाती है, पर वो सुमित्रा से कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अब जब सभी लोग ब्रेकफास्ट करने आते हैं, तो नंदिनी देखती है कि उसकी भाभी बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए खाने की टेबल पर बैठ गई है। ये देख नंदिनी अपनी भाभी नेहा से कहती है, भाभी आप ना तो नहा कर आई और ना ही ब्रश करके, सॉरी आपको नहीं लगता ये बैड मैनर्स है? माफ करना ननद जी, लेकिन ये बंगला जितना आपका है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा है। इस घर में जो मैं चाहूंगी वही होगा। और हाँ माँ जी, मैंने आपको कहा था ना इस घर में एक मेड रखवा लो। बेकार में क्यों अपनी मेहनत बढ़ा रही हो? आपका बूढ़ा शरीर है, बूढ़ी हड्डियां हैं, अगर चटक गई तो लेने की देनी हो जाएगी। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब नंदिनी भी हैरान हो चुकी थी और तभी नंदिनी कहती है, माफ करना भाभी, लेकिन अगर आप अमीर घर से आई हैं तो ये मत भूलो कि हम भी अमीर घराने के लोग हैं। और रही बात नौकर नौकरानी की, तो हमारे घर नौकर नौकरानी पहले से लगे हुए थे, लेकिन उन्हें भी कुछ काम आ सकता है। हर कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है। देख रहे हो रवि अपनी बहन को किस तरह कैची की तरह अपनी जुबान कचर कचर चला रही है। नेहा की बात का रवि भी कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप ब्रेकफास्ट करके वहां से ऑफिस चला जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा ने अब तक अपनी पहली रसोई नहीं की थी। ऐसे ही एक शाम सुमित्रा अपनी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, बहू दरअसल आज मेरी तबीयत खराब है और तुम तो जानती हो कि इस घर के नौकर अपने घर गए हुए हैं। एक काम करो, आज का खाना तुम बना लो, जैसे ही आराम मिलेगा वैसे ही मैं खाना बना लूंगी। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं बड़े बंगले की बहू रानी हूँ, मैं इतनी छोटी रसोई में खाना नहीं बना सकती। अगर ननद जी का कमरा और रसोई एक साथ होते तो कुछ बात बन सकती थी। जहाँ नेहा ये बात कर रही थी तो वहीं नंदिनी भी उसकी ये बात सुनते हुए आती है और अपनी भाभी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, अच्छा तो अब आपकी नजर मेरे कमरे पर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा कमरा किचन से अटैच है। वाह भाभी वाह। बस कर नंदिनी, क्यों छोटी छोटी बात पर बहस करने लगती है अपनी भाभी से? अरे वो बड़ी है तुझसे। माँ की बात सुनकर नंदिनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, क्योंकि जितनी सीधी सुमित्रा थी उतनी ही टेढ़ी उसकी बेटी थी। नंदिनी को उम्मीद थी कि उसकी भाभी आएगी और बिल्कुल सहेली की तरह रहेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब उसकी घमंडी भाभी आती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा अपनी बेटी के पास जाती है और उसे खाना बनाने के लिए कहती है, और इस तरह नंदिनी मुंह बनाते हुए आज रात का खाना बनाकर तैयार कर देती है। अब जब देर रात सभी लोग खाना खा रहे थे तो नेहा एक बार फिर खाने में कमी निकालते हुए कहती है, हे भगवान कितना गंदा खाना बना है। अरे ऐसा लग रहा है किसी नौसिखिया ने खाना बनाया, ना तो इसमें नमक का पता है और ना ही मसाले का, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ मिर्च। अगर इतना ही गंदा खाना लग रहा है तो खुद खाना बना लेती ना भाभी आप। अरे जब आपको माँ ने खाना बनाने के लिए कहा था तो आपसे इस छोटे से किचन में घुसा नहीं गया, लेकिन खाना खाने के दौरान आपका मुंह बराबर चल रहा है। नंदिनी, ये कौन सी तमीज है अपनी भाभी से बात करने की? भला कोई अपनी भाभी से इस तरह बात करता है? माफ करना माँ, लेकिन अगर आप अपने नए रिश्ते को इसी तरह हवा देती रही ना तो आपके पुराने रिश्ते खोखले हो जाएंगे। और इस घर में जो हर वक्त ये गाना गाती रहती है, बड़े बंगले की बहुरानी हूँ, अरे उस बहुरानी को तो कुछ बनाना आता ही नहीं। इस बंगले की ये बहुरानी नहीं बल्कि बड़े बंगले की घमंडी बहुरानी है, जिसे ना तो अपनी सास से बात करने का सलीका है और ना ही ननद से पेश आने का तरीका। ये तो बस 4 लोगों के आगे अच्छा दिखने का नाटक करती है ताकि बाहर के 4 लोग इन्हें अच्छा कहें और हमें बुरा। देख रहे हो रवि तुम किस तरह तुम्हारी बहन बात कर रही है मुझसे? नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है नेहा, जब से तुम इस घर में आई हो तब से कोई ना कोई कमी निकाली जा रही हो। माना कि तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन गरीब हम भी नहीं। अगर तुम बड़े घर की बेटी हो तो तुम अब बड़े बंगले की बहू भी हो। तुम्हें एक वेल एजुकेटेड एंड सेटल्ड लड़का मिला है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड में रहती हो। देखो नेहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें एक संस्कारी बहू बनकर रहना पड़ेगा, और अगर तुम इस तरह घमंड में रहोगी तो दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। जा सकती हो तुम यहाँ से। रवि की बात सुनकर अब नेहा को ये एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, क्योंकि नेहा रवि से बहुत प्यार करती थी और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। इसलिए अब वो अपने नेचर में बदलाव लाती है और सभी से माफी मांगती है। धीरे धीरे वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है और अब वो सभी के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है। रागिनी एक अमीर खानदान की लड़की थी। रागिनी के माता पिता नहीं थे, वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। रागिनी ने आनंद के साथ लव मैरिज की थी, इस कारण एक साधारण परिवार की बहू थी। रागिनी बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी।
भले ही शादी के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उसके शौक अभी भी अमीर थे। हर समय सहेलियों के साथ घूमना फिरना, उन्हें घर पर बुलाना, खाना पीना, यही उसकी आदत थी। ओके बाय। अच्छा सुनो, बाजार में कोई नए कपड़ों की सेल लगे तो मुझे फोन करना मत भूलना। रागिनी बहू, तुमने आज फिर अपनी सहेलियों को चाय नाश्ते पर बुला लिया। रोजाना इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं है। बस मेरी सहेलियां गई नहीं कि आपके लेक्चर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा है माँ जी, अपनी गरीबी का रोना मेरे आगे मत रोया करो। मैं एक अमीर खानदान से आई हूँ और मुझे इस तरह की चीजें पसंद है। ये सब सहेलियों का आना जाना, शॉपिंग पर खर्च करना, ये सब मेरे लिए आम बात है। इसलिए आप अपने काम से काम रखो, मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हेलो, हाँ भाभी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, मैं शाम को फ्री हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो। आप मुझे साड़ी की फोटो भेज दो, मैं सेम कलर की फॉल लेते आऊंगी। हाँ ठीक है। अरे कोई बात नहीं भाभी, अब ननद अपनी भाभी के काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा। रागिनी की भाभी उसे बार बार कोई ना कोई काम पकड़ा देती थी और रागिनी अपनी भाभी का कोई भी काम मना नहीं करती थी। ये लो भाभी, मैं आपकी साड़ी की फॉल भी ले आई हूँ और कुछ फ्रूट और वेजिटेबल जो भी आपने कहा था वो सब ले आई हूँ। अरे क्या हुआ, आज आप खुद काम कर रही हो, मेड नहीं आई क्या आज? नहीं, आज उसकी बेटी बीमार थी इसलिए छुट्टी कर गई है और रामदीन भी गांव गया हुआ है, इस वजह से सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अरे भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हटो, आप आराम से बैठो, मैं सारा काम निपटा लूंगी, आप मुन्ना की देखभाल करो। रागिनी सारे घर का काम करके खाना बना देती है। रागिनी, मुझे तुम्हारा कितना सुख है, तुम्हारी शहर में शादी ना हुई होती तो मुझे कितनी परेशानी होती। वो तो है भाभी, मुझे भी तो आप लोगों का कितना सुख है। अच्छा मैं चलती हूँ, आज मेरी फ्रेंड्स ने मुझे मार्केट आने के लिए बोला है, बहुत बढ़िया साड़ियों की सेल लगी है। आप भी चलो तो साथ में ही शॉपिंग कर लेंगे भाभी। नहीं नहीं, अभी तो मुन्ना को सुलाने का टाइम हो रहा है और बाकी सामान तो मैंने तुमसे मंगवा ही लिया है, फिर किसी दिन चलते हैं। रागिनी अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली जाती है, उसे आने में रात हो जाती है। उसके हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। क्या बात है रागिनी, तुम दोपहर के घर से निकली हुई हो और अब आ रही हो? अच्छा, मैंने तुम्हारे बैंक के अकाउंट में एक नंबर से 5,000 रुपए ट्रांसफर करवाए थे, वो मुझे भेज दो, मैं ऑनलाइन बिजली का बिल भर देता हूँ। कल आखिरी डेट है बिजली के बिल की। मैंने तो उन पैसों की आज शॉपिंग कर ली, बहुत दिनों से कुछ खरीदा ही नहीं था तो सोचा आज अच्छी अच्छी साड़ियां ही खरीद लेती हो। रागिनी, तुमने उन पैसों से शॉपिंग कर ली? तुम्हें पता भी है वो पैसे मैंने बिजली के बिल के लिए रखे हुए थे। खैर छोड़ो, तुम्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 5,000 रुपए की तो बात है, मैं भैया को फोन पर बोल दूंगी, वो तुम्हें दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है भैया को बोलने की, अब तुमने खर्च कर ही दिए हैं तो कोई फायदा नहीं है। मैं देखता हूँ, कहीं से इंतजाम करता हूँ मैं। रागिनी बहू, अभी भी समय है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा खर्च करने के चक्कर में तुम बाद में पछताओ। मुझे कोई पछताना नहीं पड़ेगा माँ जी, मैं बहुत पैसे वाले खानदान की हूँ। मेरे भैया भाभी को बस एक फोन घुमाने की देर होती है, मेरे भैया फौरन मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। वो तो मुझे आनंद ने रोक दिया, वरना वो अभी के अभी मेरे अकाउंट में पैसे भेज देते। रागिनी किसी की भी कोई बात नहीं सुनती थी। कुछ दिनों से रागिनी को पैसों की परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी एक सहेली महिमा से पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। उसे लगता था कि वो कुछ दिनों में लौटा देगी। हेलो, हाँ महिमा, यार सुन, जिस नेकलेस का तूने मुझे फोटो और लिंक भेजा है ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, पर यार मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। सुन, तेरे अकाउंट में पैसे हैं तो मुझे उधार दे दे, मैं तुझे थोड़े दिनों में ही लौटा दूंगी। तुझे तो पता ही है ना, भैया आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं तो वो कुछ दिनों बाद लौट आएंगे, मैं उनसे लेकर दे दूंगी तुझे, पर मैं नहीं चाहती कि नेकलेस मेरे हाथ से जाए। हाँ हाँ, मेरे पास तो अकाउंट में है। अरे मैं तुझे जानती हूँ, तू कोई छोटे खानदान की थोड़ी है, तेरे भैया शहर के जाने माने रिच पर्सन है, इतनी बात बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। देख, तेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए होंगे। हाँ आ गए, थैंक यू सो मच। चल अब मैं जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ, फिर ये बढ़िया नेकलेस मेरा होगा। वैसे बात सुन, जो अर्चना ने ये साइट तुझे भेजी है ये ठीक है ना, क्योंकि पहली बार मैं इस साइट से मंगवा रही हूँ। देख रागिनी, इस बारे में तो मैं नहीं जानती, मैंने तो तुझे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था, अब जिसको लेना है वो ले ले, और तूने मुझसे पैसे मांगे वो मैंने तुझे भेज दिए। मैंने एक रिंग पसंद की है, देखती हूँ, अगर हुआ तो ऑर्डर कर दूंगी, बाकी तू देख ले, तुझे ऑर्डर करना है तो कर ले, क्योंकि मेरे ख्याल से ये नेकलेस के 2 ही पीस रह गए, बाकी सब बिक चुके हैं। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं जल्दी से पहले ऑर्डर कर दूं, फिर तेरे से बात करती हूँ। ओके बाय। रागिनी वो नेकलेस ऑर्डर कर देती है। कुछ दिनों बाद रागिनी का नेकलेस आना था, पर वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी। अरे महिमा, तुमने जो लिंक भेजा था ज्वेलरी वाला, मैंने उससे वो नेकलेस ऑर्डर किया था, कल की डिलीवरी लिखी थी, पर अभी मैं वो साइट खोलकर देख रही हूँ तो वो साइट खुल ही नहीं रही।
तुमने रिंग भी ऑर्डर की थी ना, देखना तुम्हारे में लिंक खुल रहा है क्या? अरे रिंग मैं ऑर्डर करने वाली थी, पर उस समय मैं किसी काम में बिजी हो गई। फिर देखा तो कोई ऑलरेडी खरीद चुका था, इसलिए मैंने नहीं की। पर तू रुक, मैं देखती हूँ। महिमा देखती है कि वो लिंक नहीं खुल रहा। रागिनी को पता चलता है कि वो साइट एक स्कैम था। वो साइट बंद हो चुकी है और उस पर जिसने भी ऑर्डर किया था सबके पैसे डूब चुके हैं। चल अब कर ही क्या सकते हैं। सुन, तो वो मेरे 50,000 रुपए कब तक दे देगी? मुझे ना जरूरत है। हाँ, मैं आज ही भैया को फोन करती हूँ, नहीं तो मैं भाभी से लेकर तुझे दे दूंगी। रागिनी अपने भैया को फोन करती है, पर अभी तक उसके भैया विदेश से वापस नहीं लौटे थे और ना ही उनका फोन लग रहा था। रागिनी अपनी भाभी से बात करने घर जाती है। रागिनी, तुम्हारे भैया अभी सो रहे होंगे, वहाँ रात है अभी, और वैसे भी मॉर्निंग में उनकी मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं उन्हें कल रात तक बिल्कुल भी परेशान न करूं। पर तुम्हें ऐसी साइट से मंगवाने की जरूरत ही क्या थी? तुम जानती हो कि तुम अब पैसे वाले घर की नहीं हो, अब तुम एक गरीब परिवार की बहू बन चुकी हो, तो तुम्हें अपना थोड़ा घमंड छोड़ना चाहिए। हम भी कब तक तुम्हारे लिए करते रहेंगे? देखो, ये सब खर्चे तुम कर तो लेती हो, पर बार बार तुम्हारा हमसे पैसे मांगना, कहीं ना कहीं तुम्हारे भैया कुछ नहीं कहेंगे, पर मुझे ठीक नहीं लगता। और 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। सॉरी। अपनी भाभी की बातों को सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसकी भाभी उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। जिस भाभी के वो सारे काम करने चली जाती थी, आज वही भाभी उसकी मुसीबत में सहायता नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं गलती रागिनी की थी। उसे अपने आप पर घमंड था कि उसके भैया भाभी पैसे वाले हैं, इसलिए हमेशा उसकी मदद करेंगे। रागिनी घर लौट आती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रागिनी मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। उसकी सारी बातें उसकी सास सुन लेती है। अगर मैंने अपनी ये सोने की चेन बेच दी तो आनंद मुझसे बहुत सवाल करेंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रागिनी बहू, तुम्हें अपने जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ जी आप? हाँ बहू, मैंने सब सुन लिया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो मेरी सोने की चूड़ियां, आराम से 50,000 की तो बिकी जाएंगी। तुम इन्हें बेचकर चुपचाप अपनी फ्रेंड के पैसे लौटा दो। इस बारे में आनंद को कुछ पता नहीं चलेगा। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं घमंड में आकर उधार तक मांगने लगी। मुझे लगता था मैं एक अमीर खानदान की लड़की हूँ, इसलिए जब चाहे मैं अपने भैया भाभी से पैसे मांग सकती हूँ, पर नहीं, मैं गलत थी। मुझे आपके और आनंद की बातों को मानना चाहिए था, समझना चाहिए था। आई एम सॉरी माँ जी, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। मेरे पास इतनी अच्छी माँ थी और मैं अपनी सास को माँ कभी समझ ही नहीं पाई। मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ जी, मैं अब कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करूंगी और ना ही ऐसी गलती। रागिनी अपनी सास से माफी मांगकर चूड़ियों के पैसों से महिमा का उधार लौटा देती है। रागिनी अब कभी भी अपने भैया भाभी से पैसे नहीं मांगती थी। साथ ही अब वो अपने मायके भी बहुत कम जाती थी ताकि मायके में उसके ससुराल की इज्जत बनी रहे। उस दिन से रागिनी ने घमंड करना छोड़ दिया। अब उसने अपनी सहेलियों के साथ फालतू घूमना फिरना भी छोड़ दिया था। वो अब अपनी सास और अपने पति के साथ बहुत प्यार से